हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक वाईफाई स्टडी विथ नंदिनी। और आज है 26 मई, तो हम डिस्कस कर रहे हैं 26 मई के करंट अफेयर। और आइए देखते हैं क्या है मॉर्निंग थॉट हमारे पास। देखिए, स्वयं को कमजोर अगर आप समझते हैं, तुच्छ समझते हैं, तो असफलता आपको जरूर मिलेगी। इसलिए अपनी कमजोरियों पर विजय पाइए। विजय कैसे पाएंगे? अपनी कमजोरियों पर फोकस करिए, उनको दूर करने के लिए एक माइंडसेट अपना तैयार करिए और उस माइंडसेट के साथ काम करिए। क्योंकि जब आपका एक बार माइंडसेट हो जाएगा, माइंड मेकिंग हो जाएगी, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी जो भी वीकनेस है उसको आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, किस तरीके से उसको दूर कर सकते हैं। और जैसे ही वो वीकनेस आप दूर कर लेंगे, है ना, और अपने आप में, अपने मन में अपने आप को हेय समझना या तुच्छ समझना या छोटा समझना बंद कर देंगे, तो उसी दिन से सफलता के द्वार आपके लिए खुल जाएंगे। तो इसीलिए दोस्तों, खूब सारे पॉजिटिविटी के साथ मेहनत करते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। और इसी के साथ में मैं स्टार्ट करूंगी आज की अपनी क्लास को। इंटरनेशनल वीक ऑफ सॉलिडेरिटी विद द पीपल्स ऑफ नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरीज। ये वीक मनाया जा रहा है यूएनओ के द्वारा 25 से 31 मई के बीच में। ठीक है ना, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा ये एक गैर स्वशासी क्षेत्रों के लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह मनाया जा रहा है, जो 25 से 31 मई तक चलेगा। इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का उद्देश्य और कारण ये है कि ऐसे लोग जो गैर स्वशासी प्रदेशों में रहते हैं, वो किस तरीके से अपने प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, उनकी सुरक्षा को कैसे बनाया जा सकता है, और किस तरीके से वो प्राकृतिक संसाधनों के साथ में ही अपने सतत विकास को प्राप्त कर सकते हैं। इन इन सभी बातों के साथ में ये वीक मनाया जा रहा है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। ठीक है। इसकी स्टार्टिंग के बारे में बात करें तो जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, उसने उसने जो है 1999 में, यानी 1999 में ये डिसाइड किया गया, उसके द्वारा ये डिसाइड किया गया था कि इस तरीके का वीक मनाया जाएगा। और उसके बाद से पहली बार सन 2000 में हमने इंटरनेशनल वीक ऑफ सॉलिडेरिटी विद द पीपल्स ऑफ नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरीज मनाया था। ठीक है। नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं, विश्व थायराइड जागरूकता दिवस के बारे में बात कर रहे हैं, यानी वर्ल्ड थायराइड अवेयरनेस डे के बारे में बात कर रहे हैं, जो हर साल 25 मई को मनाया जाता है। मैं आपको पहले ही बता दूं कि थायराइड ग्रंथि होती है। जब ये बढ़ जाती है, यानी थायराइड का बढ़ना हम सुनते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारे डिजीज होते हैं जो हमारे शरीर में अपने आप बनने लगते हैं। तो जो थायराइड डिजीज है, उसके लिए अवेयरनेस पैदा करने के लिए किस तरीके से उससे लड़ा जा सकता है, कौन कौन से जो हेल्थ केयर है उसको अपनाया जा सकता है, इन सभी बातों को लेकर 25 मई को विश्व थायराइड जागरूकता दिवस मनाया जाता है। ठीक है। अच्छा, 2007 में थायराइड फेडरेशन इंटरनेशनल की जो वार्षिक आम बैठक होती है, उसमें इस दिन के लिए इस दिन को प्रस्तावित किया गया था। ठीक है ना। और जो थायराइड फेडरेशन इंटरनेशनल है, उसी के द्वारा विश्व थायराइड जागरूकता दिवस मनाया जाता है। क्लियर हो गया? यानी सबसे पहले हमने कब मनाया होगा, तो 2008 में मनाया होगा, क्योंकि 2007 में डिसाइड हुआ था। ठीक है। वर्ल्ड थायराइड अवेयरनेस डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 25 मई, और डिसाइड किया गया था 2007 में, और हमने 2008 में इसको स्टार्ट किया था। ठीक है। अब हम बात करें पहला अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल के बारे में। अर्बन, देखो जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल, यानी कि एक तरीके से जो शहरी जीवन प्रक्रियाएं चल रही हैं, उसमें जो हमारा क्लाइमेट है, क्लाइमेट का क्या रोल है, तो क्लाइमेट के रोल से लोगों को अवेयर करने के लिए, जो शहरी जनता है, नागरिक है, उनको पर्यावरण का महत्व बताने के लिए इस तरीके का फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाएगा 3 से 5 जून के बीच में 2023 में। और मैं आपको बता दूं कि ये कहाँ पर किया जाएगा, तो कोलकाता में, यानी पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता, वहां पर न्यू टाउन है, वहां पर किया जाएगा। ठीक है। और इसमें पूरी दुनिया के 12 देशों से लगभग 16 फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा, जो क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करती हैं, यानी जो क्लाइमेट के बारे में बताती है, मानव का, पशुओं का और क्लाइमेट के संबंध को बताती हैं। ठीक है। अच्छा, प्रधानमंत्री का जो एक आह्वान था कि पर्यावरण के रूप में
एक जिम्मेदार व्यवहार करना है। हमने लाइफ के बारे में भी पढ़ा था, 1-2 दिन पहले लाइफ के बारे में मैंने आपको बताया था। तो लाइफ का जो मोटिव है वो यही है कि पर्यावरण के महत्व को लोगों को समझाना और लोग ऐसा व्यवहार करें जो पर्यावरण के अनुकूल हो। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए 3 से लेकर 5 जून तक पहला अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया जा रहा है भारत में। कहाँ पर? कोलकाता के न्यू टाउन में। और 5 जून को, जैसा कि हम सबको पता है कि 5 जून को क्या होता है, विश्व पर्यावरण दिवस होता है। तो उस दिन ये जो पूरा प्रोग्राम है वो समाप्त हो जाएगा। क्लियर? ठीक है। It aims to encourage citizens to behave environmentally responsible in line with the call of Honorable Prime Minister through the U20 Priority Sectors and Lifestyle of Environment यानी लाइफ मिशन। ठीक है, जिसके तहत ऐसा किया जा रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है। देखिए, इसका आयोजन किया जाएगा भारत की तरफ से, जो भारत का आवास और शहरी विकास मंत्रालय है। ठीक है, फिर फ्रांसीसी विकास एजेंसी, यूरोपीय संघ और न्यू टाउन कोलकाता ग्रीन स्मार्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ में इस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। क्लियर? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के बारे में बात कर रहे हैं तो 2023 का जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज है, वो किसको दिया जा रहा है? तो बुल्गारिया के लेखक हैं जिनका नाम है जॉर्जी गोस्पोडिनो इनका नाम है। इनका एक उपन्यास है जिसका नाम है टाइम शेल्टर। क्या नाम है? टाइम शेल्टर। इस उपन्यास को दिया जा रहा है। और साथ में मैं आपको बता दूं कि बुल्गारिया को मिलने वाला ये पहला अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है जिसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है एंजेला रोडेल के द्वारा। और बुकर पुरस्कार जब भी आप देखेंगे दिया जाएगा तो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखे गए साहित्य को दिया जाता है, या उसका इंग्लिश लैंग्वेज में अनुवादित या ट्रांसलेट किए गए जो उपन्यास है उनको दिया जाता है। तो टाइम शेल्टर जो इनकी बुक है, इसके द्वारा इन्होंने बताया है कि किस तरीके से समय को पहचाना जा सकता है और समय के साथ साथ में अपनी पहचान को डेवलप करने के लिए और जो मानवीय एक्सपीरियंस है उसको किस तरीके से बताया जा सकता है, ये सारी चीजें आपको इस बुक में देखने को मिल जाएंगी, जिसका नाम है टाइम शेल्टर। यानी 2023 के लिए जो बुकर पुरस्कार मिला है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है, वो किसे मिला है? तो बुल्गारिया के लेखक हैं जॉर्जी गोस्पोडिनो, उनको मिला है। इनका नाम जरूर याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन फ्रेम जरूर होकर आएगा, उनके उपन्यास का नाम भी और इनका नाम भी। देखिए, यूनाइटेड किंगडम के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्रदान किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदान किया जाता है। इसकी स्थापना 2004 में करी गई थी जून में, और पहली बार इसको 2005 में दिया गया था। और बुकर प्राइज फाउंडेशन के द्वारा इसको दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? तो बुकर प्राइज फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि ये एक ऐसा पुरस्कार है जो अंग्रेजी में अनुवादित उपन्यास के लिए दिया जाता है। ठीक है, बुल्गारिया के बारे में बात करें तो जब आप यूरोप का मैप देखोगे और यूरोप के मैप में दक्षिणी और पूर्वी हिस्से को देखोगे तो वहां पर आपको बुल्गारिया देखने को मिल जाएगा। राष्ट्रपति यहाँ के कौन है? तो रूमेन रादेव हैं, उपराष्ट्रपति इलियाना इवोटोवा हैं और प्रधानमंत्री गालाब दोनेव हैं। क्लियर? नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं तो ग्रीस के कालिथिया में अंतरराष्ट्रीय जंपिंग मीटिंग 2023 हुआ है, जिसमें भारत के लॉन्ग जंपर हैं जो केरल से बिलोंग करते हैं, जिनका नाम है मुरली श्रीशंकर। तो मुरली श्रीशंकर ने इस इवेंट में स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीता है और इन्होंने इंटरनेशनल जंपिंग मीट में 8.32 मीटर की जो जंपिंग है वो करी है, जिसके लिए इन्हें स्वर्ण पदक मिला है। ठीक है, और इसके अलावा स्वीडन के टोबियास मोटलेर जो है उनको 8.27 मीटर के लिए सिल्वर मेडल मिला है। और इसके अलावा फ्रांस के जुलेस पॉमेरी हैं जिनको कांस्य पदक या ब्रॉन्ज मेडल मिला है। क्लियर? अच्छा, इसके अलावा मैं एक बात और बता दूं कि जो हमारे ये मुरली श्रीशंकर हैं, इनके नाम एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड है। राष्ट्रीय रिकॉर्ड क्या है इनके नाम? राष्ट्रीय रिकॉर्ड इनके नाम ये है कि टोक्यो ओलंपिक खेल चुके हैं, जैसा कि मुरली श्रीशंकर आप सबको पता ही होगा और मैं बता भी दूं, इन्होंने हमारे देश में यानी भारत में 8.36 मीटर की लॉन्ग जंप करी थी, तो ये एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड है इनके नाम।
है ना। और अभी इन्होंने क्या करा है, तो जो इंटरनेशनल जंपिंग मीट हुआ है उसमें 8.31 मीटर की कूद लगाई है, यानी 8.31 की जंपिंग करी है, जिसकी वजह से इनको स्वर्ण पदक या गोल्ड मेडल मिला है। ओके, ठीक है। जसविन एल्ड्रीन क्लाइम्ड सिल्वर विथ एन एफर्ट ऑफ 7.85 मीटर। अब एक न्यूज, यूनाइटेड किंगडम का जो वेस्ट मिडलैंड है वहां पर एक सिटी है, एक शहर है जिसका नाम है कोवेंट्री। तो कोवेंट्री के लिए नए लॉर्ड मेयर नियुक्त किए गए हैं, भारतीय मूल के पंजाबी हैं, सिख हैं, जिनका नाम है जसवंत सिंह बिरदी। ओके, तो ठीक है, जसवंत सिंह बिरदी को जो वेस्ट मिडलैंड है उसका जो शहर है कोवेंट्री, वहां के लिए नया लॉर्ड मेयर नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये जो न्यूज़ है वंदे भारत एक्सप्रेस से रिलेटेड न्यूज़ है। हमारे देश की 18वीं वंदे भारत एक्सप्रेस है और दिल्ली को अलग अलग जगहों से कनेक्ट करने वाली छठी वंदे भारत एक्सप्रेस है। दिल्ली से जो स्टार्ट होने वाली वंदे भारत है उसमें अजमेर, बनारस, कर्नाटका, भोपाल, अम्ब, अंदौरा और अब देहरादून हो गया है। साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि इसके लिए जो हरी झंडी दिखाई गई है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत दिखाई गई है, जहां पर वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाया गया जो देहरादून से दिल्ली के बीच में चलेगी। और इसके अलावा उत्तराखंड को 100% विद्युतीकरण वाला राज्य घोषित किया गया है और यहाँ पर कई सारे रेल खंडों का उद्घाटन भी किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। क्लियर? अच्छा, देखो इसकी स्टार्टिंग करी जाएगी ऑफिशियली 29 मई को और साथ में ही ये 4 घंटे और 45 मिनट में दिल्ली से देहरादून की यात्रा को तय करेगी जो 302 किलोमीटर की है। ठीक है, और सिर्फ वेडनेसडे को ये जो ट्रेन है वो नहीं चलेगी, बाकी दिन ये चलेगी। क्लियर? वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो उसका हिस्टोरिकल फैक्ट जरूर देखते हैं। इसको स्टार्ट किया गया था 15 फरवरी 2019 में, पहली वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई गई थी, हरी झंडी दिखाई गई थी। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर स्वचालित इंजन है जो 30% तक बिजली को कम कर सकता है और डीजल के उपयोग को भी कम कर सकता है। पहला जो वंदे भारत एक्सप्रेस है उसका निर्माण किया गया था इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में, चेन्नई में। ठीक है, जिसमें 100 करोड़ रुपए की लागत आई थी और इसकी जो रफ्तार थी वो 160 किलोमीटर प्रति घंटा है ना। इसके अलावा 2022 और 23 का जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें ये डिसाइड किया गया था कि 3 साल में 400 नई वंदे ट्रेनें, नई नई वंदे भारत जो ट्रेनें हैं वो चला दी जाएंगी भारत में। ठीक है, तो इसी का जो उद्देश्य है उसको पूरा करने की कोशिश की जा रही है। अब हम बात कर रहे हैं सुपर कंप्यूटर के बारे में। हमारे भारत का सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो एरावत है, जिसका नाम हमने जरूर सुना होगा। तो देखो, जर्मनी में एक अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन हुआ है। तो इसका जो ये सम्मेलन हुआ है ये कितने नंबर का था, तो ये 61 नंबर का एडिशन था। तो इस एडिशन में ये बोला गया कि जो भारत का सुपर कंप्यूटर है जिसका नाम है एरावत, उसको 75th नंबर पर रखा गया है। किस नंबर पर रखा गया है? 75th नंबर पर रखा गया है ना। और इसकी स्थापना कहाँ पर करी गई थी एरावत की, तो इसके पुणे के सीडैक में करी गई थी इसकी स्थापना। ये जो सुपर कंप्यूटर है भारत का जिसका नाम है एरावत, इसकी स्थापना कहाँ पर करी गई है, तो पुणे के सीडैक में करी गई है। एरावत के बारे में बात करें तो इन हाउस क्लाउड प्लेटफॉर्म के रूप में ये काम करता है। इसमें 100+ आपको पेटाफ्लॉप और एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो टेक्निक है उससे रिलेटेड ये सब सुपर कंप्यूटर है ना। और इसके अलावा इसकी जो तुलना है वो जापान के एआई ब्रिजिंग क्लाउड इंटरफेस सुपर कंप्यूटर से करी जाती है। ठीक है। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एरावत एट सीडैक पुणे is part of the national program on AI initiated by the government of India। जैसा कि हम सबको अच्छे से पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो काम है वो भारत में अब ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है। तो उसका जो एक इनिशिएटिव है उसके तहत ही एरावत का की स्थापना करी गई थी। ठीक है, अब सुपर कंप्यूटर क्या होता है, तो देखो सुपर कंप्यूटर का मतलब ही ये है कि उसकी स्पीड बहुत तेज होगी, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप डेटा जो है उसमें संग्रहित कर सकते हैं, डेटा उसमें इनबिल्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा जो ये जो सामान्य कंप्यूटर सिस्टम होता है उससे इसकी एबिलिटी, इसकी जो पावर है वो ज़्यादा होती है और इसके अंदर उच्च स्तरीय का प्रोसेसिंग होता है, यानी हाई लेवल की प्रोसेसिंग हमें यहाँ पर देखने को मिलती है।
है ना। पेटा फ्लॉप्स में किया जाता है, यानी सुपर कंप्यूटर का जो प्रदर्शन है, जो उसका मूल्यांकन है, उसको हम किस तरीके से करते हैं, तो पेटा फ्लॉप्स के माध्यम से करते हैं। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन क्या है, तो इसको लॉन्च किया गया था, यानी राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन को लॉन्च किया गया था 2015 में। ठीक है, और 2015 में लॉन्च किया गया था डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया की का जो इनिशिएटिव है उसके तहत, जिससे कि जो सुपर कंप्यूटिंग का जो फील्ड है, एआई का जो फील्ड है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च को बढ़ावा मिल सके, है ना। सी डैक का फुल फॉर्म क्या है, तो सी डैक का फुल फॉर्म है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, जो पुणे में स्थित है, जिसमें एरावत की स्थापना करी गई है, ठीक है ना। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, ओके। अब सुपर कंप्यूटर के कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। तो देखो, जो हम चाइना है, अगर वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो चाइना के पास सबसे ज्यादा सुपर कंप्यूटर आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद अमेरिका में देखने को मिलेंगे, फिर जापान आता है, फिर फ्रांस आता है, जर्मनी आता है, फिर नीदरलैंड आता है, आयरलैंड आता है, फिर यूनाइटेड किंगडम आता है। अगर भारत का पहला सुपर कंप्यूटर के बारे में बात करें तो आपको जरूर पता होना चाहिए कि परम 8000, यानी परम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। इसके अलावा भारत में बने हुए कुछ और भी सुपर कंप्यूटर हैं, जैसे परम शिव आईआईटी जो बीएचयू में स्थित है, ठीक है। और इसके अलावा परम शक्ति, परम ब्रह्म, परम युक्ति, परम संगणक भारत के सुपर कंप्यूटर में से आते हैं, है ना। और जो भारत का परम सिद्धि सुपर कंप्यूटर है, उसको दुनिया के 500 जो सबसे बेहतरीन सुपर कंप्यूटर है उसमें 63 नंबर पर रखा गया है। किस नंबर पर रखा गया है, तो 63 नंबर पर रखा गया है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं वो छत्तीसगढ़ से रिलेट करती हुई न्यूज है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है, जैसा कि आप स्क्रीन पर भी उनको देख सकते हैं, ये है भूपेश बघेल। कौन है, भूपेश बघेल। तो भूपेश बघेल जी के द्वारा एक कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था वहां पर, कि भरोसे का सम्मेलन। तो जब इस कार्यक्रम में आए भरोसे का सम्मेलन, तो वहां पर इन्होंने एक अभियान की शुरुआत करी। उस अभियान का नाम क्या है, हमर सुघर लायक अभियान। हमर सुघर लायक अभियान। अब इस अभियान के तहत क्या किया जाएगा वो भी देख लेते हैं। तो ये जो अभियान चलाया गया है, ये जो कार्यक्रम था जिसका नाम है भरोसे का सम्मेलन, ये छत्तीसगढ़ का जिला है दुर्ग जिला, वहां का संकारा में इसको आयोजित किया गया था, और उसमें हमर सुघर लायक अभियान को शुरुआत करी गई। ठीक है, इसके तहत क्या किया गया है, इसके तहत मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में बच्चों का क्या जो पोषण है उसके ऊपर सर्वे किया गया था। तो जब पोषण के ऊपर सर्वे किया गया तो 1800 बच्चे कुपोषित निकल कर आए हैं, है ना, यानी जिनके अंदर पौष्टिकता की बहुत ज्यादा कमी थी। तो उन 1800 जो कुपोषित बच्चे हैं उनको उनके ऊपर काम किया जाएगा, है ना, यानी उनके ऊपर प्रशिक्षण किया जाएगा, उनको उनको किस तरीके से पोषित किया जा सके, किस तरीके का उनका हेल्थ हो सके, किस तरीके की उनका जो फूड सिस्टम है उसको किस तरीके से बनाया जा सके, इसके ऊपर काम किया जाएगा हमर सुघर लायक अभियान के तहत। ठीक है, जो भरोसे के सम्मेलन के कार्यक्रम के तहत स्टार्ट किया गया है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा। ठीक है, क्लियर। छत्तीसगढ़ का मैप देखो, जैसा कि आप सबको अच्छे से पता है कि 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ एक राज्य बनकर सामने आया था, और ये राज्य बनकर सामने आया था मध्य प्रदेश से अलग होकर, पहली बात। तो आप छत्तीसगढ़ का मैप देखोगे तो इसका जो बॉर्डर है आप देख सकते हैं, मध्य प्रदेश से, झारखंड से, उड़ीसा से, आंध्रा, महाराष्ट्र, तेलंगाना से लगता हुआ इसका बॉर्डर है। ठीक है, मध्य भारत में ये भी स्थित है, और साथ में ही महानदी, जो महानदी नदी है उसके तट पर स्थित है ये, है ना। राजधानी, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। मुख्यमंत्री यहाँ पर भूपेश बघेल जी हैं। राज्यपाल विश्व भूषण हरिचंदन है। और यहाँ पर राज्यसभा के लिए 5 सीटें और लोकसभा के लिए 11 सीटें यहाँ से जाती हैं। और यहाँ का जो आधिकारिक वृक्ष है वो क्या है, तो साल का वृक्ष है। क्लियर। देखिए, उड़ान, उड़ान यानी उड़े देश का आम नागरिक। ठीक है, और ये किसके तहत काम करता है, जो उड़ान मिशन है किसके तहत काम करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, यानी नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत काम करता है। और इसके मिनिस्टर कौन है, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं। क्लियर हो गई। तो अब उड़ान के लिए ही काम करते हुए एक नया अभियान चलाया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा, जिसका नाम है उड़ान 5.1। और ये उड़ान जो 5.1 है ये किस पर काम करेगा, तो ये काम करेगा
स्पेशली जो हेलीकॉप्टर मार्ग हैं उसके ऊपर, यानी कि जो हेलीकॉप्टर मार्ग हैं उसके ऊपर काम किया जाएगा। और हेलीकॉप्टर में जो पैसा लगता है, यानी जो भी किराया लगता है, उसको 25% तक कम करने की बात कही गई है। और भारत के जो दूर दराज वाले इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, उत्तरी पूर्वी इलाके हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो हवाई कनेक्शन है, यानी हवाई माध्यम से कनेक्टिविटी को प्रदान करने के लिए काम किया जाएगा उड़ान 5.1 में। और अभी मैं आपको बता दूं कि भारत में लगभग 46 हेलीकॉप्टर मार्गों पर जो है काम किया जा चुका है। और यहाँ पर लगभग भारत के जो उत्तरी पूर्वी हिस्से हैं, जो पहाड़ी इलाके हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हुआ है। और आगे भी इसको बढ़ाने की बात की जा रही है उड़ान 5.1 के तहत, और इनकी संख्या भी बढ़ाई जाएगी, यानी हवाई मार्गों के माध्यम से इनको कवरेज करने की बात की गई है, जो हेलीकॉप्टर मार्ग होंगे। ठीक है, जिसके जिसके ऊपर काम किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा उड़ान 5.1 के तहत। क्लियर? On 24th May, the Ministry of Civil Aviation launched Udan 5.1, a special edition of the Udan, उड़े देश का आम नागरिक स्कीम in India with a special focus on helicopter routes। ठीक है, उड़ान योजना क्या है? तो देखो, उड़े देश का आम नागरिक उड़ान का फुल फॉर्म होता है, जिसको स्टार्ट किया गया था 2016 में नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत, यानी जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है उसके तहत। इसका जो मेन फोकस क्या था? इसका मेन फोकस ये था कि बिल्कुल जो दूर दराज के इलाके हैं, जहाँ पर पहुँचना मुश्किल होता है, रोड से पहुँचना बहुत मुश्किल होता है, उसकी कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाए। और इसके लिए ये योजना लाई गई थी। और साथ में ही जो हमारे देश का आम नागरिक है वो भी हवाई यात्राएं कर पाए, तो ज़्यादा से ज़्यादा सस्ती और आर्थिक रूप से उनके लिए कन्वीनियंट हो, इस चीज़ के लिए उड़ान योजना लाई गई थी भारत में। ठीक है, और इसमें देखेंगे आप तो टीयर 2 और टीयर 3 से जो जो शहर है उनको जोड़ने का काम किया गया। यानी जो टीयर 2 है उसमें तो पहले जो हवाई अड्डे थे उनको उनके ऊपर काम किया गया, यानी पहले हवाई अड्डों को विकसित करने का काम किया गया टीयर 2 के तहत। और टीयर 3 के अंदर जो हवाई संपर्क थे, जो यानी जो हवाई कनेक्टिविटी थी, उसमें सुधार करी गई। और इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर काम करती हैं, और आधा आधा जो भी फाइनेंस का खर्च होता है, दोनों आधा आधा मिलकर उठाती हैं। ठीक है, और ये जो योजना है ये 10 साल के लिए बनाई गई है, यानी 10 साल तक चलेगी। और 10 साल में जो हमारे देश का हवाई जो सेक्टर है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा काम करने के लिए बात करी गई है उड़ान योजना के तहत। देखिए, हमारे देश का जो आयुष मिनिस्ट्री है उसके मिनिस्टर कौन है? तो सर्बानंद सोनोवाल जी हैं। तो सर्बानंद सोनोवाल जी के द्वारा पिसिम एंड एच ई ऑफिस पोर्टल और एक ऑनलाइन पोर्टल का उद्घाटन किया गया है। इस पोर्टल का उद्घाटन इसलिए किया गया है जिससे कि विश्व भर के जो हितधारक हैं वो फार्माकोपिया मोनोग्राफ की आसान पहुंच उन तक पहुंच सके इस पोर्टल के माध्यम से। और साथ ही जो सर्बानंद सोनोवाल जी हैं उन्होंने कई सारे प्रयोगशालाओं का निरीक्षण किया, जैसे फार्माकोग्नासी, फाइटोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, हर्बन गार्डन, है ना। साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि जो पिसिम एंड एच है ना, स्पेशली आयुष मंत्रालय के तहत काम करता है। और इसके तहत हमारे देश का जो प्राचीन चिकित्सीय पद्धति है, चाहे वो आयुर्वेद से रिलेट करता हो, यूनानी हो, होम्योपैथिक हो, है ना, उसकी क्वालिटी को बढ़ाना और उसकी स्टैंडर्ड को बढ़ाना, और साथ ही फार्माकोपिया के रूप में जो स्टैंडर्ड है उसको प्रकाशित करना भी काम है। इसके अलावा इस अवसर पर जो सर्बानंद सोनोवाल है उन्होंने मासिक पत्रिका का भी उद्घाटन किया। और आयुष मंत्रालय के जो सलाहकार है वो कौन है? तो डॉक्टर कौस्तुभ उपाध्याय हैं। और पीसीआईएम एंड एच के निदेशक कौन है? जिसको मैं पिसिम बोल रही हूँ, यानी पीएसआईएम के निदेशक यानी डायरेक्टर कौन है? तो डॉक्टर रमन मोहन सिंह है। कौन है? डॉक्टर रमन मोहन सिंह है ना। तो मतलब एडवाइजर कौन है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के? तो डॉक्टर कौस्तुभ उपाध्याय। और पिसिम एंड एच के यानी पीसीआईएम एंड एच के डायरेक्टर कौन है? तो डॉक्टर रमन मोहन सिंह है। आयुष मंत्रालय के बारे में बात करेंगे तो आयुष मंत्रालय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत काम करता है। और इसका जो एक डिपार्टमेंट है, ठीक है, इसका जो डिपार्टमेंट है वो
स्पेशली जो हमारे देश का जो पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है उसके ऊपर काम करता है कि किस तरीके से उस पारंपरिक चिकित्सा पद्धति का विकास किया जा सके, उसका प्रचार किया जा सके और उसका नियमन किया जा सके, जिसमें आपको यूनानी चिकित्सा पद्धति, होम्योपैथिक, प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति, योग, आयुर्वेद, ये सारा देखने को मिलेगा और इनके विकास के लिए काम किया जाता है और इनसे उपचार के लिए बात की जाती है। इसके अलावा इसकी स्थापना के बारे में बात करें तो आयुष मंत्रालय की स्थापना करी गई थी 2014 में। कब करी गई थी? 2014 में। ठीक है। नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं, शासन आपल्यदारी एक इनिशिएटिव है जिसको स्टार्ट किया गया है महाराष्ट्र के द्वारा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? तो एकनाथ शिंदे है। कौन है? एकनाथ शिंदे है। तो एकनाथ शिंदे जी के द्वारा ही महाराष्ट्र का जो सतारा जिला है वहां पर शासन आपल्यदारी इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है। अब इस इनिशिएटिव के माध्यम से क्या किया जाएगा? तो इसका जो एम है, इस एम के तहत जो उस पर्टिकुलर जिले के जो नागरिक हैं उनको सरकारी योजनाओं का और दस्तावेजों तक उनकी जो पहुंच है उसको आसान बनाया जाएगा। ठीक है। और इसके लिए निर्देश दिया गया है कि 2 दिन तक शिविर लगाया जाए, यानी 2 दिन तक शिविर लगाया जाएगा। तो उससे क्या होगा, जो उस पर्टिकुलर जिले के नागरिक हैं वो सरकारी योजनाओं के बारे में समझ सकेंगे और जो भी उन रिक्वायर्ड जो डॉक्यूमेंट है उस तक उनकी पहुंच भी हो जाएगी। ठीक है। और ये बोला गया है कि इस शिविर के माध्यम से 75,000 जो स्थानीय लोग हैं उनको लाभ मिलेगा, यानी उनको प्रॉफिट मिलने की संभावना बताई गई है। महाराष्ट्र के बारे में बात करेंगे तो महाराष्ट्र का मैप जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं तो भारत के साउथ में है महाराष्ट्र, और साउथ का जो यानी दक्षिणी पश्चिमी वाला हिस्सा है वहां पर अरब सागर से सटा हुआ आपको देखने को मिल जाएगा। दक्कन के पठार पर एक महत्वपूर्ण स्थिति लिए हुए है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी हैं और यहाँ का आधिकारिक जो नृत्य है वो लावनी है। राज्यपाल रामेश बैस है और आधिकारिक पशु क्या है तो भारतीय विशाल गिलहरी, और आधिकारिक पक्षी तो पीले पैरों वाला हरा कबूतर, पीले पैरों वाला हरा कबूतर है। ये थोड़ी सी जानकारी है महाराष्ट्र के बारे में। INS तारिणी के बारे में बात कर रहे हैं जो अभी भारत लौटकर आ गया है 23 मई को। ठीक है। ये कहाँ गया था तो ये देख लेते हैं। ठीक। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि 188 दिन में यानी 188 दिन में इसने 17,000 मील की जो दूरी है वो तय करी है। 23 मई को ये वापस आया है। ये गोवा से इसने जो अपनी यात्रा है स्टार्ट करी थी और साथ में गोवा से होते हुए रियो डी जनेरियो और उसके बाद जो केप टाउन है होते हुए ये वापस लौटा है भारत में, है ना। तो इसने 17,000 समुद्री मील की यात्रा करी और 188 दिनों की यात्रा करी है। 23 मई को वापस आ गया है। तो इसलिए जो इसका दल है जो यात्रा पर गया था उसका भव्य स्वागत किया गया है। साथ में मैं आपको बता दूं कि इस अभियान के तहत 2 महिला लेफ्टिनेंट कमांडर, पहली है दिलना के और दूसरी है लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए, ये भी शामिल हुई थी। ठीक है। और अगर लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के बारे में बात करें तो ये नेवी में लॉजिस्टिक ऑफिसर हैं, और रूपा रे के बारे में बात करें तो ये एक नेवल आर्मामेंट इंस्पेक्शन अफसर के रूप में काम करती है। क्लियर। 2 women officers, Lieutenant Commander Dilnaki and Lieutenant Commander Rupa A, were involved in the entire operation. Okay. देखिए अब हम बात कर रहे हैं भारत का जो केरला है उसके बारे में। तो भारत का जो केरला है वो पूरी तरीके से ई शासित राज्य बन गया है। ई शासित का राज्य का मतलब ये है कि जो भी ई गवर्नेंस सिस्टम है, यानी जो गवर्नेंस सिस्टम है वो ई मोड पर होगा, यानी ऑनलाइन मोड पर होगा। और इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल और जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसको भी शुरू किया गया है केरला की जो केरला सरकार है उसके द्वारा, है ना। साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि जो डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है और टेली मेडिसिन जो सेवाएं हैं उसके लिए भी, जो शिक्षा और स्वास्थ्य से रिलेट करती हैं उसके लिए भी ऑनलाइन मोड पर काम किया जा रहा है केरल के द्वारा। 100% डिजिटल साक्षरता हासिल करने के लिए और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था को हासिल करने के लिए केरल कई सालों से लगातार काम कर रहा है और अब इसने अपना एक मील का पत्थर साबित कर दिया है अपने आप को कि भारत में पहला पूर्ण रूप से ई शासित राज्य बन गया है। यानी जो कुछ भी काम होगा वो ई लाइन यानी ई मोड पर होगा, यानी ऑनलाइन मोड पर होगा। क्लियर। The state has achieved this feat through policy initiatives aimed at transforming
into a digitally empowered society, ठीक है, जिसके लिए वो काम कर रहा है। और इससे क्या होगा कि जो भी प्रशासन से संबंधित गतिविधियां हैं उसमें पारदर्शिता आएगी। ठीक है, केरला के बारे में बात करेंगे तो जैसा कि मैप में आप देख सकते हैं, केरला जो है भारत का जो दक्षिणी एरिया है, वहां पर अरब सागर के तट के साथ मिलता हुआ आपको दिख जाएगा। अरब सागर के साथ ये बिल्कुल इसकी सीमाएं आपको देखने को मिल जाएंगी। राजधानी तिरुवनंतपुरम है, जो बिल्कुल साउथ में आप जाएंगे तो वहां पर देखने को मिलेगी। यहाँ के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन है। और यहाँ का आधिकारिक पक्षी कौन है, तो ग्रेट हॉर्नबिल है। भारत की सबसे लंबी झील यहीं पर पाई जाती है। उस झील का नाम क्या है, तो बेम्बनाड। उस झील का नाम क्या है, तो बेम्बनाड यहीं पर पाई जाती है। और यहाँ पर कई सारी नदियां आपको देखने को मिलेंगी, जैसे कि पेरियार, भरतपुछा, पंबा, चलियार और चालाकुडी। ठीक है, तो ये थोड़ी सी जानकारी है केरला के बारे में। देखो, अब हम बात कर रहे हैं स्मार्ट सिटी परियोजना के बारे में। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत जो 73% परियोजना है उसको पूरा कर लिया गया है। और इसके लिए जो 90% से अधिक का जो धन है उसका उपयोग कर लिया गया है, ऐसी बात बताई गई है। और साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि जो स्मार्ट सिटी परियोजना है उसके लिए ये बोला गया था कि 5 साल के भीतर इसको पूरा कर लिया जाएगा। यानी पहले शहर का चयन किया जाएगा, उस शहर को 5 साल का टाइम दिया जाएगा, जिससे कि स्मार्ट सिटी परियोजना को पूरा किया जा सके। ठीक है, और 2021 में जो मंत्रालय है, यानी जो शहरी विकास मंत्रालय है, उसमें स्मार्ट सिटी परियोजना के लिए जो 2 साल का टाइम पीरियड बढ़ा दिया था, इसको जून 2023 कर दिया था। जिसमें ये बताया जा रहा है कि अभी तक 7,800 जो परियोजनाएं हैं जो शामिल करी गई थी स्मार्ट सिटी के तहत, और जिसकी कीमत 1.8 लाख करोड़ रुपए थी, उसमें से इस परियोजना के तहत 5,700 जो परियोजनाएं हैं उसको पूरा कर लिया गया है। और इस पर जो लागत आई है वो 1.1 लाख करोड़ रुपए की आई है। और इसकी जो समय सीमा है वो फिर से 1 साल के लिए बढ़ाया जा रहा है, 30 जून 2024 किया जा रहा है। क्योंकि ये बोला जा रहा है कि जो 100 शहर थे स्मार्ट सिटी बनाने के लिए, उसमें से सिर्फ 22 शहर ही हमारे स्मार्ट सिटी बने हैं और बाकियों पर अभी काम चल रहा है ना। तो अगले 1 साल के लिए इसको और बढ़ा दिया गया है। अगर पैसे के बारे में बात करें कि कितना पैसा दिया गया है, तो 1 मई 2023 को स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 38,400 करोड़ रुपए जारी किए गए थे, जिसमें से 35,261 करोड़ जो रुपए हैं वो पहले से ही जो अलग अलग परियोजनाएं हैं स्मार्ट सिटी मिशन के तहत स्मार्ट सिटी मिशन के तहत काम करती हैं, उनके ऊपर इन्वेस्ट किया जा चुका है। क्लियर? ठीक है, द स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट वाज टू बी कंप्लीटेड विद इन 5 years ऑफ द सिलेक्शन ऑफ द सिटी। यानी पहले सिटी सेलेक्ट किया और उसके बाद 5 साल का टाइम दिया उस सिटी को, और 5 साल के टाइम के जो पीरियड है उसके बीच में उसको स्मार्ट सिटी बन जाना चाहिए। ठीक है ना, ये एक क्राइटेरिया है जो रखा गया था स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत। ओके, देखो, स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में बात करें तो इसको लॉन्च किया गया था 2015 में केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्रालय के तहत। यह अब क्या था, स्मार्ट सिटी का मतलब ही ये है कि शहर को चुन लिया जाए और उसके बाद उस शहर पर काम किया जाए। उसके जो बुनियादी ढांचे हैं, यानी पानी की, सड़क की, रोड की जो व्यवस्था है, लाइट की जो व्यवस्था है, उसमें सुधार किया जाए, तकनीकी सुधार किया जाए, और एक लोगों को एक बेहतर जो लाइफ स्टाइल है, क्वालिटी वाइज जो एक लाइफ स्टाइल है वो दिया जा सके, और आर्थिक अवसरों की भी उपलब्धता हो सके। 2018 में सबसे लास्ट जो शहर चुना गया था वो कौन था, तो वो चुना गया था शिलोंग। ठीक है, शहर जो 100 सिटीज चूज की गई हैं उसमें से सबसे लास्ट जो सिटी चूज करी गई है वो कौन सी है, तो वो है शिलोंग। क्लियर हुआ? अब देखो, नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं, एक मशहूर गायिका है, पॉप सिंगर हैं, जिनका नाम है टीना टर्नर। क्या नाम है? टीना टर्नर। तो 83 वर्ष की उम्र में टीना टर्नर का निधन हो गया है, जिनको क्वीन ऑफ रॉक एंड रोल भी कहा जाता है। अच्छा, इनका निधन कहाँ पर हुआ है, तो स्विट्जरलैंड का जो ज्यूरिख है वहां पर ये रहती थी। तो वहां पर कुसनाथ है, वहां पर ये रहती थी, उनका घर था, तो उसी घर में इनकी मृत्यु हुई है। और साथ में आपको ये भी मैं बता दूं कि जो टीना टर्नर है उनको 8 ग्रैमी अवार्ड मिल चुके हैं। कितने अवार्ड मिल चुके हैं, तो 8 ग्रैमी अवार्ड मिल चुके हैं टीना टर्नर को। और साथ ही 1950 के दशक में इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था, और इनको बहुत सारी स्वास्थ्य से रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं हो गई थी, जिसकी वजह से इनका निधन हो गया है।
ठीक है, बस इस सेशन में इतना ही फ्रेंड्स। आज जैसा कि आप सबको पता है कि टेलीग्राम के लिंक पर हम अपना मटेरियल शेयर कर देते हैं, तो वहां पर जाकर आप अपने नोट्स बना सकते हैं। और प्लीज़ मेरा हौसला अफजाई करते रहिए, चैनल को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आपको वीडियो ईजिली मिल जाए। फिर से कल मुलाकात होगी इसी प्लेटफॉर्म पर, इसी जगह पर, और साथ ही बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ में आपका दिन अच्छा हो, दिन मंगलमय हो। आप खूब सारी खुशियों के साथ में जीवन को जीते रहें, पॉजिटिव रहें और मेहनत करते रहें और आगे बढ़ते रहें। इसी के साथ साथ में टेक केयर, बाय बाय।